ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया इसका। एक पहले क्या करते हैं, फोल्डर बना देते हैं। जैसे इस बार हम जो भी पढ़ा रहे हैं ना, वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो डायरेक्टली सर्वर पर रखा हुआ है। जैसे सी का जो प्रोग्रामिंग ले रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग का जो क्लास ले रहे हैं, उसमें भी हम वही काम कर रहे हैं। तो वहीं पे एक फ़ोल्डर तुम लोग के लिए बनाए देते हैं, और उस फोल्डर में हम एक फ़ाइल क्रिएट करके और उसमें लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वहीं पे एग्जामिनेशन मतलब प्रोग्राम बना करके उसको रन भी करके दिखा देंगे उसको। चूँकि वेब डेवलपमेंट है तो नेचुरल है कि इसका प्रोग्राम रन करने के लिए वेब सर्वर होना चाहिए। तो लोकल सिस्टम पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। लोकल सिस्टम पे भी आता है वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए, वैम्प है, जैम्प है, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो वो एक अलग है। और दूसरा ये है कि अगर लाइव अगर हमारे पास सर्वर अगर है, वेब सर्वर, तो वहाँ भी डायरेक्टली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा अपना जो सर्वर है ना, उस पर हम क्या करते हैं, एक एडिटर हम डाले हैं, इसका नाम है एस। ये वाला एडिटर तुम लोग दिखाते हैं आज। ये टीनी फाइल मैनेजर है, मतलब ये जो टीनी फाइल मैनेजर है ना, ये PHP का एक प्रोग्राम है, और बेसिकली ये फाइल मैनेजर है, और इसमें एक एडिटर लगा हुआ है। और वो जो एडिटर है वो बाय द वे जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और उसका नाम है एस, है ना। इतना अच्छा वो एडिटर है वो। अभी हम जब उसमें लिखेंगे तब देखना उसके अंदर, है ना, एस एडिटर। जावा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अगर नहीं सीखोगे अगर, तो समझो कि एकदम वेब से एकदम बाहर हो जाओगे। तो ये जो है ना, हाई परफॉर्मेंस कोड एडिटर फॉर द वेब है ये वेब के लिए, लेकिन लोकल सिस्टम पे भी तुम चाहो तो इसको डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस एडिटर जो है ना, इसको सबसे पहले हम कहाँ देखे थे, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है mycompiler.io। एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय क्या हुआ कि एक ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ रहे थे, तो उसमें ये वाला कंपाइलर मुझे साइट मिला, माई कंपाइलर। इसी साइट पे जो है ना वो एस एडिटर लगा हुआ है, और ये साइट एकदम फ्री है। तुम लोग भी चाहो तो इस पर अपना अकाउंट बना सकते हो। अपना अकाउंट बना करके आप फिर इस पर अपना प्रोग्राम बना करके इस पर सेव कर सकते हो। अब परमानेंटली वो सेव रहेगा, और वहीं पे उसको रन भी करा सकते हो। एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे है ना। यहाँ पे लॉगिन है, साइनअप है, तो साइनअप करके अकाउंट क्रिएट करके अपना लॉगिन कर लो, और जो प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम को बना लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ होगा, पासवर्ड वगैरह सेव किया हुआ है। हम अभी तक जितना प्रोग्राम बनाए होंगे ना, सब इसमें आ जाएगा। यहाँ पे माई प्रोग्राम्स आ गया। ऐसे टेस्ट करने के लिए हम बनाए हैं। जैसे यहाँ पे कि ये है ऑपरेटर डॉट, ये पाइथन का प्रोग्राम है, operator.py, minimum.py, सर्किल एक PHP का प्रोग्राम है, circle.php, है ना, welcome.py। हाँ, एकदम फ्री है, एकदम फ्री है। जितना मन करे उतना तुम रख सकते हो, उतना फाइल बना के रख सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये। इसी साइट पे जब हम गए तो हमको पता लगा कि इसका जो एडिटर था ना, वो काफ़ी अच्छा था। तो पता लगा कि वो एडिटर यहाँ पे मिला, एस नाम का। फिर हम ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कोई फाइल मैनेजर है या नहीं जिसमें कि ये एडिटर यूज हुआ। तो संजोग से एक इंडिया का ही मतलब एक प्रोग्रामर है ना, यहाँ दिखाते हैं, ये ना टीनी फाइल मैनेजर। इसको जब तुम सर्च करोगे गिटहब जानते हो, गिटहब, टीनी फाइल मैनेजर है ना यहाँ। ये इसका गिटहब पे जाओ। इसका ये जो फाइल मैनेजर बना हुआ है, ये इंडिया का ही एक कोडर है PHP का, उसी के द्वारा बना गया हुआ है ना। द बेस्ट वेब बेस्ड PHP फाइल मैनेजर इन सिंगल फाइल है। यहाँ देखो, ये साउथ इंडिया का है ये कोई। इससे बाद में हम कांटेक्ट भी किए थे, कुछ उसमें चेंज करवाना था उसके लिए, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्स लिए थे। बीटेक का स्टूडेंट, बीटेक किया हुआ है ये, है ना। और इसका अपना प्रोजेक्ट सब है जो बीटेक पे डाला हुआ है। एक पहला प्रोजेक्ट यही है, टीनी फाइल मैनेजर है, टीनी माई है ना, वो माई SQL के लिए है, हेल्प डॉक्स है, कोड एक्सप्लोरर है, एक सिंपल फाइल मैनेजर है, एक गूगल मैप API है। इस तरीके से ये बेंगलोर में रहने वाला है ये, है ना, बेंगलोर का ये स्टूडेंट है। तो इसी फाइल मैनेजर को हम यहाँ इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ अपने सर्वर पे। और इसमें क्या होता है फ़ायदा कि प्रोग्राम जिसमें टाइप करते हैं उसका जो ऑटो सजेशन जो आता है ना, वो बड़ी तगड़ा है ना, इस फाइल मैनेजर का। और धीरे धीरे हम लोग क्या हो गया कि यूज टू हो गया, मतलब लोकल सिस्टम पे अब कुछ लिखते नहीं है, जो भी लिखना रहता है हमेशा क्लाउड पे लिखते हैं। PHP का तो खैर बहुत एप्लीकेशन ऐसा है
जिसका इतना मतलब बेनिफिशियल है। जैसे अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये वाला बिग ब्लू बटन, वो भी PHP में लिखा हुआ है ना। उसके अलावा ये जो फाइल मैनेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये भी पूरा का पूरा PHP में और जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। PHP और JS दोनों का मिक्सअप है। वैसे ही अभी एक और एप्लीकेशन हम तुमको दिखाते हैं, इसका नाम है नेक्स्ट क्लाउड। इसको भी आजकल हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। बड़ी शानदार एप्लीकेशन है ये नेक्स्ट क्लाउड। ये पूरा का पूरा क्लाउड इन्वायरमेंट है जो कि PHP में लिखा हुआ है, कंप्लीट क्लाउड इन्वायरमेंट। वही फ्री है, ओपन सोर्स है, अपने सर्वर पर तुम उसको डाल सकते हो। और इसका सिंक्रोनाइजेशन इतना अच्छा है, जैसे सर्वर पर इसको तुम डाल लो और लोकल सिस्टम पे तुम क्या करोगे, इसका जो है ये है ऐप है उसको इंस्टॉल कर लो। तो इसका ऐप जो है ना वो जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब के लिए आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ट्राई नेक्स्ट क्लाउड नाउ। अच्छा, ये तो डेमो पे आ गया, एक मिनट। इसका अपना डेस्कटॉप ऐप आता है, जैसे हम अपने लोकल सिस्टम पे यहाँ डाले हुए हैं, दिखाते हैं। ये जो है ना दिख रहा है, ये अभी रन कर रहा है मेरे लोकल सिस्टम पे भी। तो इसका ये जो ऐप है, ये ऐप सब के लिए आता है। मतलब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो इसका वर्जन आता है, एक आता है सर्वर का और एक आता है क्लाइंट का। तो क्या करना है कि सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, या फिर अगर मान लो तुम्हारे पास सर्वर अगर नहीं है अगर बाय द वे, तो तुम इसका सर्वर कहीं से परचेज कर सकते हो, है ना। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी है जो इसका सर्वर प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे है ना नेक्स्ट क्लाउड एट होम, मतलब इसी में इसका लिंक दिया हुआ होगा। योर क्लाउड्स योर रूल्स, हाउ टू गेट स्टार्टेड। ये तो सेल्फ होस्टिंग के लिए है। क्लाइंट्स यहाँ पे ना, मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऑफ क्लाइंट्स। तो जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सब के लिए इसमें क्लाइंट दिया हुआ है। ये इसका क्लाइंट ये हो गया ना, ऐप फॉर एंड्रॉयड, ऐप फॉर iOS, और उसके अलावा विंडोज़ है, लिनक्स है, और भी जो भी ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका क्लाइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये डेस्कटॉप, डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, तो विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। और उसके अलावा डाउनलोड फॉर मोबाइल, तो ये जो है एंड्रॉयड के लिए भी है, F-Droid के लिए भी है, और iOS के लिए भी है। मतलब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तुम उसको कहीं भी तुम इसके क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक इसका दो वर्जन आता है, एक आता है क्लाइंट और एक आता है सर्वर। सर्वर तो अगर अपना सर्वर है तब तो वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो तुम चाहो अगर तो इसका सर्वर परचेज भी कर सकते हो, है ना। बहुत सारी कंपनी, होस्टिंग कंपनी है, वो क्या करती है कि अपने वेब सर्वर पे इसको इंस्टॉल करके और उसका स्पेस सेल करती है। अब तुम यहाँ क्या करोगे, लोकल सिस्टम पे इसका क्लाइंट डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, और फिर वो जो जिस कंपनी से तुम सर्वर का स्पेस परचेज करोगे उसका जो URL होगा, यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो यहाँ कन्फिगर कर लो। फ़ायदा ये होगा ना कि लोकल सिस्टम का तुम्हारा जो फाइल होगा वो हमेशा सर्वर पे वो सिंक्रोनाइज होता रहेगा। मतलब तुम लोकल सिस्टम पे कुछ भी काम करोगे, चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो सर्वर पे चला जाएगा। उसके लिए तुमको अलग से अपलोड करने का उसमें कोई सिस्टम नहीं है। ये क्या करता है कि एक फ़ोल्डर बनाया जाता है लोकल सिस्टम पे, उस फोल्डर में तुम जो भी काम करोगे ना वो काम ऑटोमेटिकली क्या होगा ना कि सर्वर पे अपने आप अपलोड हो जाएगा। उसके लिए तुमको जैसे यहाँ दिखाते हैं, ये मेरा लोकल सिस्टम है। इस लोकल सिस्टम पे फाइल मैनेजर है मेरे पास, ये वाला फाइल मैनेजर। तो इस फाइल मैनेजर में यहाँ पे एक बना हुआ है नेक्स्ट क्लाउड _CCPP लिनक्स, ठीक है। अभी इसमें इतना फोल्डर बना हुआ है, brview.net है, फोटोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, एग्जाम्पल्स है, RPS है। अब अगर हम अपने सर्वर पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी हमको दिखाएगा ये फाइल्स जो है ना, यहाँ तुमको दिखाएगा कि क्या क्या इसमें है। वही सारा का सारा फोल्डर यहाँ भी है। यहाँ भी brview.net है, डॉक्यूमेंट है, फोटोज़ है, RPS है, एग्जाम्पल्स है, रेडमी है। अब हम क्या करते हैं कि टेस्ट करने के लिए, जैसे ये मेरा फोल्डर है जो लोकल सिस्टम पे है, इस पर गए, राइट क्लिक किए और एक नया फाइल हम क्रिएट कर लिए। एक नए से मान लो एक नया वर्ड का फाइल टेस्ट क्रिएट कर लिया, है ना, चेक करने के लिए। अच्छा, राइटर्स ये क्या कर रहा है ना, कैल्क है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करो, हटाओ।
ODT एक्सटेंशन क्यों दे रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt। अब इसको ओपन करते हैं माउस पैड से। नहीं, इसको ऐसे नहीं करने देगा। ऐसे यहाँ से राइटर ओपन करके तब उसमें कुछ लिख देते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये MS वर्ड के इक्विवेलेंट एप्लीकेशन है जो कि लिब्रे वर्ड का है। ऐसे यहाँ पे ये हेलो फ्रॉम नेक्स्ट क्लाउड, इसको फिर सेव कर देते हैं उसी फोल्डर में। तो ये फोल्डर भी यहाँ पे है, लोकल सिस्टम पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया कि हेलो, और एक्सटेंशन दे देते हैं इसका वर्ड का एक्सटेंशन docx। सेव हो गया, इसको यूज़ कर लो। अब ये फाइल हमारा यहाँ पे आ गया hello.docx। ठीक है, जैसे ही हम जाएंगे सर्वर पे, अब जब इस फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे ना, तो रिफ्रेश करने के बाद वो ये फाइल hello.docx यहाँ पे अपने आप आ गया। जबकि यहाँ पे इसको अपलोड हम नहीं किए हैं। ये जो है ये मेरा सर्वर का एड्रेस है cloud.weebl.org, weebl से हम लिए हुए हैं, है ना। तो ये cloud. क्या हो गया, फ़ायदा क्या हुआ कि काम यहाँ हुआ लोकल सिस्टम में। लोकल फोल्डर में हम जाके कुछ फाइल क्रिएट कर लिए, फोल्डर क्रिएट कर लिए, ऑटोमेटिकली वो फाइल किसमें जो है ना यहाँ पे अपलोड हो गया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, ये और हमको नहीं करना है। इसका जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो रन कर रहा है यहाँ पे, ये वाला एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन क्या करता है कि सिंक्रोनाइज करता रहता है। यहाँ देखो नोटिफिकेशन में यहाँ दिखा भी दिया वो कि 1 मिनट पहले क्या हुआ है कि यू क्रिएटेड hello.docx। अच्छा, उसके पहले ये हुआ है कि हम जो काम यहाँ हम कर रहे हैं ना, सब कुछ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो रहा है। यू क्रिएटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt, यू डिलीटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट txt, यू क्रिएटेड hello.docx। तो ये इतना स्मूथली काम करता है कि तुमको ये फील नहीं होगा कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। हमेशा तुमको लगेगा कि हम लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और फाइल तुम्हारा जो है सो वो चला जाएगा कहाँ, वो चला जाएगा सर्वर पे। फ़ायदा ये होगा कि तुम इस लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कल हो करके तुम दूसरे लैपटॉप पे काम करोगे, या किसी डेस्कटॉप पे काम करोगे, या किसी मोबाइल पे काम करोगे, तो वो सारा का सारा फाइल जो है ना तो हर जगह तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा। बस यही है कि जिस सिस्टम पे तुम काम करने जा रहे हो ना, उस सिस्टम पे इसका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसको तो एक बार इंस्टॉल करना है ना। उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, या अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो, या उसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो। जो तुम्हारे पास सिस्टम है, जहाँ जहाँ तुमको यूज़ करना है उसको इंस्टॉल कर लो। उसके बाद फिर तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारा फाइल जो है ना वो सेफ़ हमेशा है, हमेशा वो हर जगह के लिए एक्सेसिबल है। और जो यूज़र नेम पासवर्ड का सिस्टम है, तो तुम्हारा फाइल तुम्हारे लिए एक्सेसिबल होगा, कोई दूसरा आदमी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम भी पूरा का पूरा बना हुआ है PHP में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना cloud.weebl.org index.php। ये इतना बड़ा एप्लीकेशन है, इतना बड़ा एप्लीकेशन है कि तुम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब फाइल शेयरिंग इसका एक फीचर है यहाँ पे ये। उसके अलावा इसमें तुम मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी सब कुछ कर सकते हो, है ना। मतलब बहुत फीचर इसके अंदर है। मेल वगैरह सेंड करना, रिसीव करना, अपने कॉन्टैक्ट्स का डिटेल जैसे मोबाइल में स्टोर करते हैं उस तरह से कॉन्टैक्ट्स का डिटेल्स यहाँ पे स्टोर करना। तो वो कॉन्टैक्ट्स तुम्हारा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट है वो तो मान लीजिए मोबाइल अगर गुम हो गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस पर अगर सेव नहीं हुआ रहेगा तो ये मोबाइल से सिंक्रोनाइज भी होता रहेगा। और सिंक्रोनाइज होने के अलावा, एक मिनट, नेट गया क्या, नेट लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। चलो अब आ गया। तो वही हम बता रहे थे कि ये मतलब जो वेब एप्लीकेशन है वो आज के डेट में क्या है कि हर आदमी मतलब डे टू डे जो हमारा जो लाइफ है ना उसमें वो इंटीग्रेटेड हो चुका है। तो जो भी हम लोग काम करते हैं या जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो वेब एप्लीकेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में वो इन्वॉल्व रहता है, वो है ना। इसलिए उसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमको उसको यूज़ करना है ही, ठीक है, तो बेहतर ये है कि क्यों नहीं हम ये भी सीख लें कि कैसे उसको बनाया जाता है। उससे ये होगा कि कंट्रोलिंग रहेगा हमारा उसके ऊपर, है ना। हमको पता होगा कि वो कैसे काम कर रहा है इंटरनली, और हम अगर चाहें तो बाद में उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करके उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम ढाल लेंगे तो क्या होगा कि हमारे हिसाब से वो काम करना शुरू कर लेगा। तो
ये जो है ना, ये वाला मतलब ये नेक्स्ट क्लाउड, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ना। ये जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशन, इसके अंदर बहुत सारा फीचर है। इसमें चैटिंग का फीचर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर है ना, कॉन्टैक्ट सेव करने का फीचर है, पूरा का पूरा कैलेंडर लगा हुआ है, जैसे गूगल कैलेंडर है ना, क्विक नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक इसमें एप्लीकेशन है, इसका नाम है टॉक। तो टॉक का यूज़ करके हम लोग चाहें तो आपस में एक दूसरे से या तो ऑडियो या फिर वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से मतलब कुछ ये एप्लीकेशन या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर पे मतलब तुम अगर तुम्हारे पास सर्वर है और उस सर्वर पर तुम अगर नेक्स्ट क्लाउड डाल लिए, तो नेक्स्ट क्लाउड डालने के बाद फ़ायदा ये है कि तुम मतलब उसको हर पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। फाइल सेव करने के लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए। तो गूगल ड्राइव जो होता है ना, गूगल ड्राइव से ज़्यादा रिच इन्वायरमेंट है ये, है ना। गूगल ड्राइव वगैरह तो केवल डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के लिए होता है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के अलावा भी बहुत सारा फीचर इसमें दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बना हुआ है PHP और जावास्क्रिप्ट बना हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट जो है ना, बड़ी काम का चीज़ है। ये मतलब हर जगह ये इन्वॉल्व है, क्योंकि ब्राउज़र जहाँ भी होगा ना, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट होगा। और ब्राउज़र जो है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है जावास्क्रिप्ट। बाकी HTML और CSS जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो केवल इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। तो पहले हम लोग को समझना होगा इन्वायरमेंट, कि हम जिस इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हैं, जो वेब इन्वायरमेंट हमारा है ना, उस वेब इन्वायरमेंट में जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको जानना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि लोकल सिस्टम पर प्रोग्राम बनाना, उसको रन करना ना, वो एक अलग सिस्टम है। जैसे C और C++ में जनरली हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ठीक है, सब कुछ मैनेज हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग काम करते हैं नेटवर्क इन्वायरमेंट में, तब वहाँ पे क्या होता है ना, कि वहाँ पे एक सिस्टम पे काम नहीं होता है। प्रोग्राम हमारा किसी और सिस्टम पे स्टोर किया हुआ रहता है, और एक्सेस वो कहीं और से होता है। उसके अलावा वो जो प्रोग्राम जब एक्सेस होता है या जिस समय रन करता है, तो उस समय ऐसा नहीं है कि वो जितने कंपोनेंट्स को एक्सेस करता है या जितने कंपोनेंट्स को रन कराता है, उसका सारा का सारा कंपोनेंट एक ही कंप्यूटर पर रखा हुआ हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस प्रोग्राम का कुछ कंपोनेंट एक कंप्यूटर पे है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंप्यूटर पे है, तीसरा कंपोनेंट तीसरे कंप्यूटर पे है। इस तरह का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में सारा काम होता है। हालांकि हम सब चीज़ को टेस्ट करने के लिए लोकल सिस्टम पे ही हम अलग अलग फोल्डर बना के काम कर सकते हैं, वो अलग सिस्टम है। फिर भी इस चीज़ को समझना होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कैटेगराइजेशन किया गया है, कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा है जो कि क्लाइंट साइड है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा है जो कि सर्वर साइड है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, कि किसको हम बोलेंगे क्लाइंट साइड, किसको बोलेंगे सर्वर साइड, और क्या उसका क्राइटेरिया होता है कि क्यों किसी लैंग्वेज को बुलाया जाता है क्लाइंट साइड और क्यों किसी लैंग्वेज को बुलाया जाता है सर्वर साइड, है ना, उसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि प्रोग्राम हमारा चाहे क्लाइंट साइड हो या फिर प्रोग्राम हमारा सर्वर साइड हो, हमेशा उसका जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज हमेशा सर्वर में ही होता है। कोई भी प्रोग्राम को जब सेव करने की बात होती है कि उसको कहीं उसके फाइल को अगर सेव करना है, तो वो किसी न किसी सर्वर पे ही सेव होगा। तो प्रोग्राम जो हमारा सारा का सारा प्रोग्राम जब सर्वर पे सेव किया हुआ है, तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि ये क्लाइंट साइड प्रोग्राम है और ये सर्वर साइड प्रोग्राम है। इस इन्वायरमेंट को समझना है। दूसरी बात ये है कि नेटवर्क इन्वायरमेंट में जब हम काम करने बैठते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो वहाँ पे दो तरह के कंप्यूटर्स से हमारा इनकाउंटर होता है। वैसा कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, और कुछ कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस कंप्यूटर को हम बोलेंगे क्लाइंट कंप्यूटर, किस कंप्यूटर को बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दो लाइन चार चार लाइन लिखना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि माइंड में एक फिगर सेट हो जाएगा, है ना। अभी तो ये वाला जो फाइल है कहाँ गया, इसको बंद करते हैं। ये एस एडिटर को भी हम यूज कर रहे हैं, इसको क्लोज करो। इसको ये इस पे अपना अकाउंट एक बना लेना, mycompiler.io। ये बड़ी काम का चीज़ है ना। ऑनलाइन मतलब बहुत सारा इन्वायरमेंट है, बहुत सारा वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम लिखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको अभी तक जितना मिला है उसमें सबसे अच्छा जो है हमको ये लगा है mycompiler.io, जो इसमें जगह का कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके अलावा ये है कि दुनिया में जितना भी मोस्टली सपोर्ट है लैंग्वेज है, सबका इसमें सपोर्ट दिया हुआ है। तो वहीं पे प्रोग्राम लिखना है, वहीं पे सेव करना है, वहीं पे उसको रन करा लेना है, ये चीज़ है। और ये टीनी फाइल मैनेजर जो है, इसको भी हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ से।
ये जो लिंक है ना, ये टिनी फाइल मैनेजर का, ये असल में है टिनी फाइल मैनेजर, लेकिन इसको हमने क्या किया कि ये मेरे सर्वर पे ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका अपना हम यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सेट करके रखे हुए हैं। इसी में क्या करेंगे कि एक फ़ोल्डर बना देंगे, और फिर बाद में उसी फोल्डर के अंदर जो फाइल होगा उस फाइल को डाउनलोड करके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल देंगे, या फिर ये जो एप्लीकेशन बनाए हुए हैं ना, उस एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे उसको। जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाए हुए हैं MCA 20 वाले के लिए, तुम लोग का जो बैच है वो 19 वाला है। MCA 2019। और अच्छा लगता है वो फाइल बन गया, वो उसको मिटाना पड़ेगा। उसको फोल्डर बनाना था ना उसको। फोल्डर में MCA 2019, अब ये फोल्डर बन जाएगा, आ गया फोल्डर। और यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बना देते हैं CS 401, ताकि वो सिस्टमेटिक हो जाए कि 19 वाले बैच के अंदर जो 401 नाम का फोल्डर है उस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस फोल्डर में भी ये दिखा रहा है कि अभी एक भी फाइल नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है कि फोल्डर इज एम्प्टी। अब यहाँ पाथ भी दिखाता रहता है कि होम के अंदर MCA 2019 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर MCA 401 नाम का फोल्डर, CS 401 नाम का फोल्डर है, और यहाँ ये जो है फोल्डर इज एम्प्टी। अब क्या करना है कि एक नया फाइल क्रिएट करना है, ऐसे ही मतलब वो लिखने के लिए उसका नाम देते हैं वेब टेक्नोलॉजी .txt, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है। इसी फाइल को हम क्या करेंगे ना कि अपलोड कर दिया करेंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। इसी में ये जो एडवांस एडिटर है ना, ये एडिटर बेसिकली वही एडिटर है, एस एडिटर है। तो इसका अपना जो सिस्टम है, मतलब इसमें अभी तो हम प्लेन टेक्स्ट राइट करेंगे, फिर भी ये ऑटो सजेस्ट करेगा। उसके अलावा सबसे मज़ेदार तब होता है कि मान लो कि कोई प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम जिस समय लिखना शुरू करोगे ना, तो दुनिया में जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट इस पर है। देखो कितना सपोर्ट लगा हुआ है, जो भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डार्ट वगैरह सब का इस पर सपोर्ट दिया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में ही हमको लगता है कि डार्ट वगैरह का सपोर्ट इसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। जावा स्क्रिप्ट का भी है, जावा का भी है, PHP का भी है, गो का भी है। गो भी लैंग्वेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, गूगल का लॉन्च किया हुआ है, हालांकि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया वो, है ना। यहाँ पे जैसे डार्ट का भी फीचर दिया हुआ है। मतलब ऐसा ऐसा लैंग्वेज का इसमें नाम दिया हुआ है ना, जो बहुत सारा नाम हम लोग सुने भी नहीं है। जैसे करली है ना, सी साउंड है। तो जनरली हम लोग उसको कहाँ यूज़ करते हैं, एक इस तरह के एक ब्रो करके है, एक बैच फाइल है, एपेक्स है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसे पकड़ लेता है। जैसे अभी जो फाइल हम लोग खोले हैं उसका नाम वेब टेक्नोलॉजी .txt है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है। तो इसके अंदर टॉपिक वाइज हम लोग लिखना शुरू करेंगे। पहला टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। वेब इन्वायरमेंट में हम जो काम करते हैं ना, उस इन्वायरमेंट में प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे आने से पहले इन्वायरमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, कैसे है ना। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में बताया है कि वेब इन्वायरमेंट में जब हम काम करेंगे तो बेसिकली वहाँ दो तरह का कंप्यूटर है जो हमारे पास होगा। कुछ कंप्यूटर ऐसा है जो कि क्लाइंट होगा, और कुछ कंप्यूटर ऐसा है जो कि सर्वर होगा। तो क्लाइंट कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को कहा जाता है ना जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है, और सर्वर कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को सर्व करता है। सर्व जो वर्ड है ना, उसी से सर्वर निकला हुआ है। तो क्लाइंट का काम हो गया केवल रिक्वेस्ट सेंड करना। तो रिक्वेस्ट सेंड करना और फिर उसका जो रिस्पांस आया उस रिस्पांस को रिसीव करना, ये दो काम ही केवल क्लाइंट का होता है। तो नेचुरल है कि रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और फिर वहाँ से जो रिस्पांस आया उस रिस्पांस को कैप्चर करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
तो जनरली इस पर्पस के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, वो ब्राउज़र हमारा होता है। मतलब ब्राउज़र एक तरह का प्रोग्राम है। ब्राउज़र जो है वो एक तरह हमारे लिए एक आईडी है। कैसे हम लोग जब सी में काम करते हैं तो टर्बो सी में काम करते हैं, तो टर्बो सी जैसे ही खुलता है तो माइंड में एक फिगर आता है कि अच्छा अब इसमें सी का प्रोग्राम लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास एडिटर है, कंपाइलर है, डिबगर है, ठीक है ना, सब कुछ है। हम प्रोग्राम को टाइप करके सेव करके रन करा सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ब्राउज़र जिस समय हमारे सामने खुलता है ना, तो जनरली क्या होता है कि जनरल आदमी के लिए जो ब्राउज़र है वो इंटरनेट सर्फ करने का एक पैकेज है या एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन एज ए प्रोग्रामर ना, जो आदमी प्रोग्रामिंग सीखता है उसके लिए जो ब्राउज़र है वो केवल इंटरनेट सर्फ करने का एप्लीकेशन नहीं है ना, उसके लिए वो एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, वो एक आईडी है ना। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ब्राउज़र को हमको ऐसे समझना है कि ब्राउज़र इज़ एन आईडी, है ना। सही में वो आईडी है ना। उसके अंदर जब तुम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करने बैठोगे तो तुमको फील होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना। मतलब प्रोग्राम को रन कर सकते हो, उसको डिबग कर सकते हो, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, रन टाइम में उसके सोर्स कोड को चेंज भी कर सकते हो, फिर उस चेंज का जो आउटपुट है उस आउटपुट को देख भी सकते हो। बहुत सारा चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो हम इस माइंडसेट को पहले चेंज करना है कि हमारा ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि ब्राउज़र जो हमारे सामने खुला हुआ है वो केवल इंटरनेट सर्फ करने का एक टूल है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राउज़र हमारे लिए एक आईडी है ना। वो ऐसा आईडी है जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख करके रन करा सकते हैं। सही में है भी ऐसा कि ब्राउज़र बेसिकली एक इंटरप्रेटर है। ब्राउज़र जो है वो बेसिकली एक इंटरप्रेटर है। वो इंटरप्रेटर है 3 लैंग्वेजेस का। HTML का इंटरप्रेटर है, CSS का इंटरप्रेटर है और जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है, ठीक है। जिसमें कि HTML का रोल कुछ और है ना, CSS का रोल कुछ और है और जावास्क्रिप्ट का रोल कुछ और है। हाँ, सर्वर साइड जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि PHP है, जावा है या डार्ट है या C और C++ है या पाइथन है, उसका ये इंटरप्रेटर नहीं है। इवन जब हम जावा स्क्रिप्ट को भी हम जब सर्वर साइड की तरह यूज़ करेंगे तो फिर उसका जो इंटरप्रेटर होगा वो ब्राउज़र नहीं होगा। फिर वहाँ पे नोड इंस्टॉल होना चाहिए सर्वर के वाले सिस्टम पे, तो उसका इंटरप्रेटर चेंज हो जाएगा। वो अलग बात है कि लैंग्वेज दोनों के केस में सेम रहेगा। तो ब्राउज़र जो है वो एक प्रोग्रामिंग करने का एक इन्वायरमेंट है हमारे लिए, वो एक इंटरप्रेटर है। इस चीज़ को पहले माइंड में सेट कर लेना है। अब ब्राउज़र को ऐसे नहीं देखना है कि क्रोम खुला है इसका मतलब कि ठीक है अब गूगल पे जाना है। जैसे होता क्या है ना कि हम किसी वेबसाइट को अगर विजिट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि वेबसाइट क्या है। जैसे मतलब फेसबुक है, ठीक है, या कोई और भी याहू है या गूगल है, तो वो फेसबुक बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक प्रोग्राम है जो किसने किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसको ऐसे सोचना है। जो हमारा ये जो याहू है या फिर गूगल है या कोई भी जो हमारा जो वेबसाइट है जो मेरे सामने खुलता है ना, बेसिकली वो एक प्रोग्राम है जो कि रन कर रहा है, ठीक है। अब वो प्रोग्राम ऐसा है ना कि जो कि एक बार में मल्टीपल पर्सन उसको एक्सेस करता है। हर आदमी उस पर अपना अपना कंटेंट डालता है, इसीलिए वहाँ सारा का सारा कंटेंट हमको दिखता रहता है। तो वहाँ पे एक जाने पे अलग तरह का फीलिंग आता है। तो जो नॉर्मल आदमी का जो फीलिंग है वो डिफरेंट होना चाहिए, और हमारा और तुम्हारा जो फीलिंग है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग को ये पता लगना चाहिए कि अच्छा कि जैसे हम अगर गए याहू पे, है ना, या गए जीमेल पे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम जीमेल पे जाते हैं और जब वहाँ पे सर्च बॉक्स में कुछ लिखते हैं, ठीक है, जब वो सर्च करता है तो ये माइंड में फिगर आना चाहिए कि वो कैसे सर्च कर रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया कि गूगल पे गए, तो गूगल पे जाने के बाद जैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स आया, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बारे में फिगर बनना चाहिए कि आखिर ये टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आया, कैसे आया। नहीं, कुछ ना कुछ इसके लिए कोड लिखा गया होगा जिस कोड के कारण ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। और हो क्या रहा है कि जैसे ही पेज लोड हो रहा है ना, कर्सर भी इसमें अपने आप ब्लिंक कर रहा है। तो आखिर क्या ऐसा फीचर इसमें लगा हुआ है जो कि कर्सर अपने आप ब्लिंक करने लगा? क्यों? मतलब ऐसा भी हो सकता था ना कि कर्सर हम जब माउस से इसमें क्लिक करते तब उसके बाद फिर वो काम करता है। फिर जैसे यहाँ पे एक माइक का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इनपुट जो है वो 2 फॉर्म में ले रहा है। एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में इनपुट ले रहा है और दूसरा ये वॉइस के फॉर्मेट में इनपुट ले रहा है। फिर इसमें सर्च का एक बटन भी इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है, कुछ लिंक भी दिया हुआ है। तो नेचुरल है कि ये सारा इतना जो हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है, ये इंटरफेस किसी न किसी प्रोग्राम का आउटपुट है। तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि आखिर वो प्रोग्राम कैसे लिखा गया होगा। उस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है उसको हम देख भी सकते हैं, लेकिन वो हम केवल जो क्लाइंट साइड जो प्रोग्राम है ना उसके सोर्स कोड देख सकते हैं। सर्वर साइड प्रोग्राम के सोर्स कोड कभी नहीं देख सकते हैं।
क्योंकि सर्वर साइड प्रोग्राम का जो कोड होगा उसको हम तब देख पाएंगे जब हमारे पास सर्वर का एक्सेसिबिलिटी होगा। हाँ, ये जो पेज हमारा है, इसका ये जो इसको अगर हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये इसका दिखाएगा सोर्स कोड, या कंट्रोल यू प्रेस कर ले या फिर वो राइट क्लिक करके जो यहाँ पे आता है ना व्यू पेज सोर्स, यहाँ से भी आ गया। तो ये देखो इसमें मैक्सिमम जो कोड तुमको मिलेगा ना, जेएस का मिलेगा कोड, मैक्सिमम कोड जो तुमको मिलेगा। यहाँ पे 1 मिनट इसको पहले वर्ड लाइन रैप कर लो तभी ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। रैपिंग हो गया इसके अंदर। अब जैसे देखो यहाँ स्क्रिप्ट टैग इसमें जहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, पहला स्क्रिप्ट टैग यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला स्क्रिप्ट टैग यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से जावा स्क्रिप्ट हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर इफ एल्स लगा हुआ होगा, इसके अंदर कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ होगा, इसके अंदर फॉर लूप लगा हुआ होगा, इस यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, ये है ना कि फॉर वैर बी सेमीकोलन, मतलब क्या हो गया कि इस फॉर लूप के अंदर एक बी नाम का वेरिएबल स्टार्ट किया गया, और उसके बाद ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंडीशन है, इतना बड़ा कंडीशन दिया हुआ है। इसका जो चेंज वाला सेक्शन है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद का ये जो है लिखा कि ए इक्वल टू ए डॉट पेरेंट नोट, ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये जो कोड है ये इतना आसान कोड नहीं है इसमें बिल्कुल वही चीज़ जो हम लोग सी और सी प्लस में पढ़े हुए हैं, लेकिन उसी का ये इन्हेंस्ड फॉर्मेट है, और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है जेएस में लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ हर जगह, कई जगह पे यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया हुआ है। तो जनरली हम लोग सी और सी प्लस प्लस में क्या यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ भी कहीं कहीं डबल इक्वल टू यूज़ किया हुआ है, जैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ किया हुआ है ना, ए डबल इक्वल टू जेड, ई डबल इक्वल टू एफ, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 ट्रिपल इक्वल टू के, फिर जैसे यहाँ प्लस इक्वल टू यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लस इक्वल टू बिल्कुल वही ऑपरेटर है जो कि सी में हम लोग सीख जानते हैं या सी प्लस प्लस में करते हैं, लेकिन ये ट्रिपल इक्वल टू जो है ना नया ऑपरेटर है। ये डबल इक्वल टू का इन्हेंस्ड फॉर्मेट है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। डबल इक्वल टू को बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये जो ट्रिपल इक्वल टू है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते जा रहा है कि बहुत सारा चीज़ चेंजेस होते जा रहा है। जैसे जैसे नया लैंग्वेज आता है वैसे वैसे उसमें ऑपरेटर ऐड होते जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर नया नया फीचर उसमें ऐड होते चला जाता है। तो ये जिस पेज का आउटपुट इतना छोटा है, जहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक सिंपल सा वीडियो है, यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है और एक ये लिंक है, बाकी नीचे लैंग्वेज का लिंक है, दैट्स ऑल। लेकिन इसका जो सोर्स कोड है कितना बड़ा है देखो, इसका सोर्स कोड का जो मैक्सिमम जो पार्ट है ना वो जेएस का पार्ट है। तो हमारा कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि हम जब भी किसी वेब पेज पे जाएं, जैसे ही हम किसी वेब पेज पे जाएं तो पहले क्या करें कि उस वेब पेज के सोर्स कोड को देखें, अब एक उससे आइडिया लें, ठीक है, कि आखिर वो सोर्स कोड जो है ना लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है ना। ये जनरेट किया हुआ है किसी न किसी प्रोग्राम से, है ना, क्योंकि हाथ से इतना बड़ा सोर्स कोड लिखना संभव नहीं है। तो सर्वर साइड लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज होता है ना, उसका रोल यही होता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, ऐसा नहीं कि कोई पर्सन बैठ के इसको लिखा होगा, ये सब जो है ना जनरेटेड कोड है। तो वेब इन्वायरमेंट में हम लोग जब काम करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह का सिस्टम है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है ना, वो कभी भी बाई हैंड लिखा नहीं जाता है, हमेशा उसको जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेज प्रोग्राम। इस चीज़ को भी माइंड में सेट करके रखना है। तो लेकिन सवाल ये है कि जनरेट हम कैसे करेंगे। तो जनरेट करने से पहले ना हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ क्लाइंट साइड लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जब तक हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज का हम सिंटैक्स नहीं जानेंगे ना, तब तक हम अगर सर्वर साइड लैंग्वेज सीख भी लेंगे तो हम क्या जनरेट करेंगे उसके लिए। इसलिए सर्वर साइड सीखने से पहले क्या होता है कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और क्लाइंट साइड लैंग्वेज सीखना सिंपल ज़रूरी नहीं है, उस पर कमांड होना चाहिए ना, उसके अंदर कमांड होना चाहिए ताकि वो पता लगेगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो इतना बड़ा कोड जो है ना, ये सारा का सारा कोड जनरेट किया गया है, रन टाइम में जनरेट किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर इनपुट टैग होगा, है ना, जो कि इस इनपुट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक बार इसको सर्च करते हैं, आ गया ना इनपुट, लेकिन 9 इसमें इंस्टेंस दिखा रहा है। हाँ, क्लास इक्वल टू ये, वैल्यू इक्वल टू ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक और है, वैल्यू इक्वल टू आई एम फ्री लिंक लगती है, ये वाला भी, ये भी मतलब एक इनपुट टैग है, ये भी एक लिखा हुआ है।
तो ये जो बॉक्स जो आ गया ना, वो बॉक्स क्या हो गया, वो इनपुट टैग के थ्रू आया। तो ये सब जो कोड है ना, बीच बीच में कोड जो आ रहा है, ये सारा का सारा कोड जो है HTML का कोड है। तो ये मिक्स किया हुआ है, इसमें CSS का कोड भी है, इसमें JS का कोड भी है, और इसमें HTML का कोड भी है। इस चीज़ को लेके चलना है, मतलब अब ये माइंड में लेके चलना है कि हम जब किसी वेब पेज को विजिट कर रहे हैं या किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो हमको इमेजिन कर रहा है कि हम एक्चुअली में साइट को विजिट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं, है ना। इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है। तब उस प्रोग्राम के बारे में सोचना है कि अच्छा वो प्रोग्राम जो है कैसे लिखा गया हो, कैसे क्या किया गया होगा। तो इंट्रोडक्शन इसका जो है ना, है तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा चीज़, और उतना डेप्थ में भी नहीं जाना है, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट सब जो है ना, ऐसा भी करना है कि जो पॉइंट सब है वो छूटे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना, उस चीज़ को समराइज करके लिखते चले जाना है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स में लिख देते हैं कि इन केस ऑफ वेब इन्वायरमेंट there are two types of computers, client and server। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट इसका यही है, मतलब हम जो प्रोग्राम रन कराएंगे वैसा नहीं है कि वो प्रोग्राम किसी एक सिस्टम पे रन कराएगा, हमेशा हमारे पास कम से कम 2 सिस्टम होगा, एक होगा क्लाइंट का और एक होगा सर्वर का, ठीक है ना। द कंप्यूटर which is used to serve the request of another computer is called server computer, and the computer which is used to send or generate a request is called client computer। बिल्कुल ये नेटवर्क इन्वायरमेंट की तरह है। और जनरली क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट में हमारे पास एक मतलब सर्वर कंप्यूटर होता है और मोर देन वन क्लाइंट कंप्यूटर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मोर देन वन सर्वर भी हो और मोर देन वन क्लाइंट भी हो। तो नेचुरली क्या है कि द क्लाइंट कंप्यूटर इज यूज्ड बाय द यूजर टू सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर। The server computer stores all the programs. When a request is received from the client computer, then the running instance of the program do the calculation as per the nature of the request, and after that the result of the program is sent back to the client in the form of response। मतलब ओवरऑल साइकिल क्या है कि हमारे पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है,
उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक सर्वर कंप्यूटर है। मोर देन वन क्लाइंट और मोर देन वन सर्वर तो होगा ही होगा। जनरली क्या होता है कि ये क्लाइंट जो है ना, ये रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास, ठीक है। और फिर ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा कि वहाँ से जो रिस्पांस है उस रिस्पांस को वो सेंड बैक करेगा क्लाइंट के पास, ऐसे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रिस्पांस हो गया, ऐसा। तो ये रिक्वेस्ट जो है ना, इसका भी टाइप अलग अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पांस का भी टाइप अलग अलग होता है। और जैसा हमारे पास रिक्वेस्ट होता है, तो हर रिक्वेस्ट को भेजने का अपना एक तरीका होता है। वो जो तरीका है ना, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। जैसे नहीं होता है कि हर जगह का एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। चलो नहीं कहता है कि संसद का अपना एक प्रोटोकॉल है कि उसमें जाना है तो उसके अंदर पहले ये करना है, उसके बाद फिर ये करना है, फिर उसके बाद फिर ये करना है, इस तरह का चीज़ है। तो वो प्रोटोकॉल डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट का। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब कोई क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास, तो रिक्वेस्ट को सेंड करने का उसके पास कोई ना कोई एक टूल होना चाहिए, कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर भी जो है ना वेरी करता है, वो है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉमन टूल हो और उस कॉमन टूल से ही हम सारा काम कर लें, इस तरह का चीज़ नहीं है। अच्छा, सर्वर के बारे में ये है कि सर्वर को ऐसे मान के चलना है कि सर्वर एक फिजिकल कंप्यूटर है, ठीक है। तो फिजिकली वो एक सिंगल कंप्यूटर है, लेकिन वो एक सिंगल कंप्यूटर, लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर मल्टीपल सर्वर का प्रोग्राम रन कर रहा हो। जैसे किसी फाइल को अपलोड करना है या किसी फाइल को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए एक अलग तरह का सर्वर हम यूज़ करते हैं। किसी वेब पेज को ओपन करना है तो उसके लिए एक अलग तरह का सर्वर यूज़ करते हैं। डेटाबेस में कोई रिक्वेस्ट हमको सेंड करना है या डेटाबेस में कोई क्वेरी चलाना है, तो उसके लिए हम अलग तरह का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। कोई मेल सेंड करना है या मेल रिसीव करना है, फिर उसके लिए भी रिक्वेस्ट करने चाहिए हमारा अलग हो जाएगा। तो नेचुरल है कि तरह तरह का रिक्वेस्ट है। अब वो जितने तरह का हम रिक्वेस्ट हम चाहते हैं, वो हर रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर उसका पैकेज होता है। तो वो पैकेज जो है ना, इस कंप्यूटर पे चलते रहना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सर्वर कंप्यूटर फिजिकली भले ही एक होगा, लेकिन लॉजिकली उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स रन कर सकते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इस रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं उस रिक्वेस्ट का नेचर क्या है ना। यहाँ लिखते हैं कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट्स to be sent by the client. For example, there can be a request to upload or download a file, है ना। There can be a request to send, receive a mail, है ना। There can be a request to fetch the content of a web page. There can be a request to insert to run a SQL command in the database. तो depending upon the nature
the request. We need to use different type of client software as well as protocols. ये प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये प्रोटोकॉल इज ए collection of rules and regulations to be followed while sending request from client to server computer. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देते हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोटोकॉल हमारे पास है और उसको कैसे उसको यूज़ करना है। जैसे एक यहाँ लिखते हैं कि नेचर ऑफ रिक्वेस्ट और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड। कौन सा प्रोटोकॉल इसके लिए यूज़ करना है, दो चीज़ें हैं। जैसे मान लो किसी नॉर्मल फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है, तो इसके लिए जनरली हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उसका नाम होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर किसी वेब पेज को अपलोड या डाउनलोड करना है, मतलब वेब पेज भी एक तरह का फाइल ही है, ठीक है, लेकिन वो एक स्पेशल फाइल है। इसीलिए बाकी सारे फाइल का डाउनलोडिंग अपलोडिंग अलग तरीके से होता है और वेब पेज का जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होता है वो अलग तरीके से होता है। इसके लिए क्या किया गया, एक अलग से बना दिया गया प्रोटोकॉल जिसका नाम दिया गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मान लो क्या करना है कि मेल को सेंड करना है सेंड ए मेल, टू सेंड ए मेल, मेल को अगर सेंड करना है तो इसके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू रिसीव ए मेल। तो मेल रिसीव करने का जो है ना दो प्रोटोकॉल है। एक जो सबसे कॉमन आजकल चलता है उसका नाम है IMAP, इसका है नाम फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसी में एक दूसरा भी है जिसका नाम है POP। ये आजकल लोग कम यूज करता है लेकिन है, ये भी अभी भी बहुत लोग इसको यूज करता है। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका नाम सुने होगा कभी, क्या बोलते हैं, गूगल का ये माइक्रोसॉफ्ट आता है ना आउटलुक एक्सप्रेस, तो वो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, वो असल में एक मेल क्लाइंट है। तो आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू अगर हम ईमेल एड्रेस को अगर हम फेच करते हैं तो उसके अंदर जनरली POP जो प्रोटोकॉल है उसको यूज़ किया जाता है। तो
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आई मैप दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है मेल को रिसीव करना, लेकिन दोनों के फंक्शनिंग में अंतर रहता है। नेचर अंतर ये है कि जैसे पोस्ट ऑफिस ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये काम करता है अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे नाम से कोई लेटर अगर आया, तो पोस्टमैन क्या करता है ना कि उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में से उठा करके ला करके मेरे घर पे डिलीवर कर देता है। एक बार जब वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया, उसके बाद उसका कोई भी कॉपी या उसका कोई भी डुप्लीकेट कॉपी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहता है। अब मतलब वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लेटर को हम पढ़े या ना पढ़े, या उसको डिलीट कर दें या रिप्लाई करें नहीं करें, वो सब कुछ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस उसके लिए कहीं से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। तो ये प्रोटोकॉल जनरली आदमी तब यूज़ करता है कि उसके पास अगर अपना कोई सर्वर है मेल का, ठीक है, जिसपे कि लिमिटेड स्पेस है, तो वो उस केस में जनरली इसको यूज़ कर लेता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि सिचुएशन चेंज हो गया, तो ये असल में ये पुराना प्रोटोकॉल है, नया प्रोटोकॉल ये है आई मैप। जैसे हम लोग गूगल वगैरह पे जीमेल पे जो मेल वगैरह चेक करते हैं या याहू पे जो मेल चेक करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा मेल जो है ना वो हमेशा सर्वर पे ही रहता है। जब भी हमको मेल चेक करना होगा, ईमेल को पढ़ना होगा या उसको रिप्लाई करना होगा, कुछ भी करना होगा, देन वी हैव टू लॉग इन टू द सर्वर, ठीक है। मतलब जब तक हम जीमेल पे लॉग इन नहीं करेंगे तब तक हम मेल को रीड भी नहीं कर पाएंगे। एक बार उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद फिर दोबारा अगर पढ़ने का मन है तो फिर से जीमेल पे जाना पड़ेगा, है ना, उसको रिप्लाई करना है, फिर से जीमेल पे लॉगिन करना होगा, हर काम करने के लिए सर्वर पे जाना होगा। तो उस चीज़ को उसके लिए नाम दिया गया इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब क्या होता है कि सर्वर जो है ना वो इंस्टेंटली हमारा जो मेल आया हुआ है उसके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब पीओपी वाले में क्या होता है कि हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उसको लिसन करता है, फिर वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है। आई मैप में जो है उस तरह का सिस्टम नहीं है। तो ये दोनों का दोनों जो प्रोटोकॉल है, देखो तो जितना भी प्रोटोकॉल है जनरली सबके नाम के आगे पी लगा हुआ है ना, FTP, STTP, SMTP, आई मैप, POP। हालांकि ये भी कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबके नाम के आगे पी लगा हुआ है, चांस की बात है कि इस तरह का है। जैसे मान लो कि कोई डेटाबेस से काम करना है, तो डेटाबेस पे अगर काम करना है तो नेचुरल है कि वहाँ पे हमको SQL कमांड चलाना होगा, कि सिलेक्ट कमांड है, इंसर्ट कमांड है, डिलीट है, ड्रॉप है, ये सब है। तो वो SQL क्या है, वो भी एक तरह का प्रोटोकॉल ही है। SQL कमांड जो हमारा है वो भी हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल ही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। ये डेटाबेस से जब इंटरेक्शन करना है तो हमको उस केस में ये है। आजकल क्या हो गया है कि मतलब अब क्या है कि जैसे हम जो भी डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट से सर्वर के बीच में, तो दो तरह का वो ट्रांसफ़र होता है। एक ट्रांसफ़र होता है जो कि अनइनक्रिप्टेड होता है, और दूसरा होता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या हो गया कि क्लाइंट से जब कोई इन्फॉर्मेशन चला सर्वर के लिए, तो क्लाइंट ने उसको क्या किया कि उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब वो चेंज फॉर्मेट को फिर भेजता है सर्वर के पास, फिर सर्वर पर जब हो जाता है तो वापस फिर वो डिक्रिप्ट होता है। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि डाटा हमारा सेफ रहता है, और अगर हम अनक्रिप्टेड फॉर्मेट में काम करेंगे तो वहाँ पे डाटा हमारा सेफ नहीं होता है। बीच में इन बिटवीन हो सकता है कि वो बीच में हैक हो जाए और कोई दूसरा आदमी उसको रीड कर ले, ये पॉसिबिलिटी बना रहता है। इसीलिए अब क्या हो गया है कि जितना भी प्रोटोकॉल है इसमें खास करके जो ट्रांसफ़र वाला प्रोटोकॉल है ना, FTP, STTP, इस दोनों के रिगार्डिंग अलग अलग वर्जन है। एक FTP है, एक SFTP है, और एक STTP है, तो दूसरा STTPS है। मतलब FTP में S पहले लगा हुआ है, STTP में जो है S बाद में लगा हुआ है। उस S का मतलब होता है सिक्योर, है ना। सिक्योर करने का मतलब हो गया कि वहाँ जो डाटा का जो ट्रांसफ़र होगा ना, वो ट्रांसफ़र हमेशा सिक्योर फॉर्मेट में होगा, मीन्स हमेशा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, है ना। तो एक हो गया SFTP, है ना, ये हो गया सिक्योर FTP। उसी तरीके से एक है STTPS, है ना। तो ये STTP एंड देन ये उसको असल में कहने के लिए ऐसा ही होता है कि ये सिक्योर STTP है। तो आजकल जैसे तुम कोई वेबसाइट अगर तुम विजिट करते हो तो वहाँ पे ये दिखाता रहता है यहाँ पे कि सिक्योर है कि नहीं, है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे, कनेक्शन इज सिक्योर। जनरली ये माइंड में लेके चलना चाहिए कि अगर किसी साइट के नाम के पहले अगर ये सिंबल नहीं आ रहा है सिक्योर वाला, तो इसका मतलब है कि वो साइट जो है ना यूज़ करने के लिए सेफ़ नहीं है वो, है ना।
उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। खास करके कोई अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, कोई पेमेंट सेंड करना है या पासवर्ड वगैरह अपलोड करना है, तो उसके लिए फिर क्या है कि उस चीज़ को जो है उस साइट को यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी आजकल जितना पेमेंट गेटवे है, वो पेमेंट गेटवे कंपनी जो है ना, जब वो किसी साइट को जब ऑथराइज करती है पेमेंट लेने के लिए या पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो पहले चेक करती है कि वो उसके पास HTTPS का प्रोटोकॉल उस पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो फिर वो काम करेगा, और नहीं लगा हुआ है तो फिर वो उसको नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चाहे तो HTTP भी अपना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट ऐसा है जो कि केवल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, उस पर केवल इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और पढ़ लेते हैं। तो उस तरह के साइट पे HTTPS है या नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन खास करके ई-कॉमर्स का जो वेबसाइट वगैरह है ना, कोई भी है, उस सब पे ये इसको हमेशा केयर लेना चाहिए कि उसके पास प्रॉपरली HTTPS है कि नहीं, और है भी तो वो उसका सर्टिफिकेट जो है ना, यहाँ दिखाता रहता है ना कि सर्टिफिकेट क्या उसका वैलिडिटी है, तो सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो किसके द्वारा इशू किया गया है, ये सब इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। तो उससे ये फील होता है कि ठीक है कि जिस साइट पे हम अभी काम कर रहे हैं ना, वो साइट हमारा जो डेटा है उस डेटा को वो मिसयूज़ नहीं कर रहा है एटलीस्ट, या एटलीस्ट हमारा जो सिस्टम है और वो जो साइट है, उस दोनों के बीच में जो डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो ट्रांसफ़र हमारा एटलीस्ट सिक्योर है, उसमें ज़्यादा माथापच्ची उसके अंदर नहीं है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट हुआ कि क्या क्या हमारे प्रोटोकॉल है। दो तरह का कंप्यूटर हो गया, एक कंप्यूटर हो गया क्लाइंट और एक कंप्यूटर हो गया सर्वर, है ना। क्लाइंट से जो मैसेज गया सर्वर के पास उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट, और सर्वर से जो मैसेज आया क्लाइंट के पास उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बेसिकली सेट करते हैं प्रोटोकॉल, कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। वो प्रोटोकॉल ब्राउज़र के एड्रेस बार में दिखते रहता है, जैसे ये एड्रेस में केवल दिखा रहा है google.com, लेकिन असल में google.com है नहीं। यहाँ जैसे डबल क्लिक करोगे ना, यहाँ दिखा देगा। तो क्रोम क्या करता है ना, उसको छुपा लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना HTTPS लिखा हुआ है ना, ये इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये असल में URL है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये इस URL में डिफरेंट कंपोनेंट्स है। जैसे पहला कंपोनेंट इसका जो है वो प्रोटोकॉल है, ये HTTPS, फिर कोलोन और डबल स्लैश ये इसके उसका पार्ट है, और उसके बाद का जो पार्ट इसका है, इसका ये अपना डोमेन नेम और होस्ट नेम इसे दिया हुआ है। फिर हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ भी वही चीज़ है। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद डबल स्लैश कोलोन डबल स्लैश है। फिर यहाँ ये clubformoose.org ये इसका जो है होस्ट नेम है ना। उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिस फोल्डर का नाम हमारा S है, और उसके अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.php। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस फाइल को रन करा रहे हैं। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि वो कि हम जिस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और उस फाइल को जब हम रन कराते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट पास करते हैं। तो उस आर्गूमेंट का वो सेपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि हम अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद का जो भी चीज़ होगा ना, वो हमारा वेरिएबल होगा और उसका वैल्यू होगा। तो इसमें जैसे एक वेरिएबल पास किया जा रहा है जिसका नाम P है, ठीक है, उसका वैल्यू MCA 2019 है, और फिर %2F है, मतलब वो स्लैश का सिंबल है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो CS01 है। तो ये हमारा बेसिकली फ़ोल्डर हो गया कि MCA 2009 के अंदर CS401 एक फ़ोल्डर है, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर लिखा हुआ है एडिट। तो एडिट फिर नेक्स्ट वेरिएबल का नाम हो गया, और एडिट के बाद लिखा हुआ है फाइल का नाम, जिस फाइल को भी हम एडिट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये EN भी लास्ट हमारा वेरिएबल है जिसका वैल्यू S है। तो प्रोटोकॉल के जो हमारा होता है ना, उस पर या मतलब ये जो URL होता है इसके अंदर बहुत सारा चीज़ पास किया रहता है। इस पे हम लोग आएंगे बाद में कि जब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को जब कनेक्ट करेंगे ना, तब वहाँ बताएंगे कि इसका क्या फॉर्मेट है, कैसे ये काम करता है। अब आते हैं लैंग्वेज पे कि जब हमारे पास दो तरह का कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर, तो हम जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, उस प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, इसको लिए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। दूसरा, प्रोग्रामिंग languages to be used in
case of web environment, we use two types of programming languages: client side language and सर्वर साइड लैंग्वेज। दो तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दोनों तरह के लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है ना, उसका पहले इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्लाइंट साइड लैंग्वेज जो हमारा है, इसमें तीन ही पॉसिबिलिटी है। HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट। तो इसमें HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हाँ, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सर्वर साइड जो लैंग्वेज है, इसके अंदर हम लोग जैसे C या C++ भी यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, PHP यूज़ कर सकते हैं, पाइथन यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। रूबी एक लैंग्वेज है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इतने सारे लैंग्वेज को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि जो मेरा प्रोग्राम है, चाहे वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज में लिखा हुआ गया हो या फिर वो सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखा गया हो, दोनों का जो स्टोरेज है वो हमेशा सर्वर पे ही होता है। No matter the program has been written in client side language or in server side language, always या फिर all programs are always stored on the server computer। हमेशा उसका स्टोरेज जो होगा वो सर्वर पे होगा, बट द लोकेशन ऑफ द इंटरप्रेटर can be either on client side, either on client computer or on server computer. The language whose interpreter is available on client computer is called client side language, and the language whose interpreter runs on server computer is called server side language। यही इसका सबसे बड़ा जो है ना डिफरेंस है। जैसे ये जो प्रोग्राम हम लिखेंगे HTML का, या जो प्रोग्राम हम लिखेंगे CSS का, या जो प्रोग्राम हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, या फिर हम जो प्रोग्राम लिखेंगे जावा का या फिर PHP का या फिर पाइथन का, किसी का भी, वो सारा का सारा प्रोग्राम क्लाइंट पे कभी भी स्टोर नहीं होगा। वो जब भी स्टोर होगा तो वो सर्वर पे ही स्टोर होगा। क्लाइंट बस क्या करेगा कि उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, दैट्स ऑल। और जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर क्या करता है ना कि वो चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट किस फाइल के लिए आया है। जिस फाइल के लिए रिक्वेस्ट आया है उस फाइल को वो सर्च करता है कि सर्वर पे वो कहाँ है, स्टोर्ड है कि नहीं है। और अगर उसको मिल गया तो वो उस फाइल को रन कराता है, और रन करने के बाद उसका जो आउटपुट है ना, उस आउटपुट को फिर से वो भेज देता है क्लाइंट के पास। ठीक है,
तो हमको उसका आउटपुट दिखने लगता है। तो हम लोग को लगता है कि अच्छा मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया है। जैसे अभी मान लो ये हम जो लिख रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली हमारा सर्वर ये है, ठीक है ना। और हमने क्या किया है कि एक रिक्वेस्ट भेजा है इस फाइल के लिए, index.php के लिए, है ना। तो ये index.php मेरा ये जो लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप पे नहीं ना है, ये index.php एक सर्वर पर रखा हुआ है जिस सर्वर का नाम है glugformoose.org, है ना। लेकिन ये रन यहाँ कर रहा है, तो है ये PHP का प्रोग्राम। लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि हमने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे, सर्वर ने चेक किया कि एस नाम का जो फोल्डर है, उस एस नाम के फोल्डर के अंदर वेदर देयर इज़ ए फाइल हुज नेम इज index.php और नॉट। अगर उसको मिला तो मिलने के बाद वो उसको रन किया, रन करने के बाद उसका जो आउटपुट आया ना, वो आउटपुट हमारे पास यहाँ आया और हम लोग उस आउटपुट को यहाँ पे देख रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि क्लाइंट साइड मतलब ये जो 3 लैंग्वेज हमारा है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इस तीनों का जो इंटरप्रेटर है वो हमारा ब्राउज़र है। इस तीनों का जो इंटरप्रेटर है वो ब्राउज़र है, और वो ब्राउज़र सर्वर पर नहीं रहता है, ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट पे रहता है। इसीलिए इस तीनों को बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। लेकिन जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे HTML का, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे CSS का, या जो भी प्रोग्राम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का, वो हमेशा सेव होगा सर्वर पे, है ना। वो क्लाइंट पे सेव नहीं होगा। क्लाइंट पे बस उसका एक कॉपी आएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट सेंड बाय द ब्राउज़र, है ना। और फिर ब्राउज़र में इतना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि जो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करता है, और कैप्चर करने के बाद उसके आउटपुट को वो डिस्प्ले कर देता है। तो ये हमारा ये जो क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज है ना, कि आउट ऑफ द 3 क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, HTML and CSS are markup languages and JavaScript is a programming language. इतना ही अंतर है, ठीक है ना। ये दो जो है मार्कअप है और ये हमारा प्रोग्रामिंग है। एनी या फिर क्या, ऑल वेब ब्राउजर्स are nothing but the interpreter of these 3 languages. Further, with the help of the browser, we can send a request to the server using HTTP or HTTPS or FTP or FTPS protocol. जैसे ब्राउज़र जो है, बेसिकली ब्राउज़र को बनाया गया था HTTP इन्वायरमेंट में काम करने के लिए। क्या हुआ? हेलो, बीच में अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? अच्छा, कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ ये? जस्ट अभी? अच्छा, हो सकता है कि नेटवर्क का कहीं कुछ प्रॉब्लम रहा हो इस कारण से, मे बी। हालांकि इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम जैसे देखें कि अभी एक कुछ आवाज़ सा हुआ इसमें तब हम देख रहे हैं कि ब्राउज़र में कि यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो हम ये बता रहे थे कि एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग फिर से कर लेते हैं। दिखा स्क्रीन? हाँ, तो ये जैसे है ना, यहाँ पे जो मेरा ये कहना था कि ब्राउज़र जो है उसको बेसिकली बनाया गया था HTTP प्रोटोकॉल के लिए।
तो जनरली हम लोग ब्राउज़र में क्या करते हैं कि HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल जो ब्राउज़र है ना उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि हम चाहें तो ब्राउज़र का यूज़ करके फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं या फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसीलिए है कि ब्राउज़र में हम चाहें तो FTP प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं या FTPS प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, FTPS नहीं SFTP, ये दोनों का दोनों प्रोटोकॉल यूज़ करने का कैपेबिलिटी ब्राउज़र में दे दिया गया है। इसलिए ब्राउज़र के अंदर जो है ना क्या होता है कि आजकल डाउनलोड मैनेजर लगा हुआ रहता है कि कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करोगे तो सब का सब उसके डाउनलोड मैनेजर में दिखता रहता है कि कितना फाइल डाउनलोड अभी तक किया गया है, किस फाइल को कहाँ पे स्टोर किया गया है, इस तरीके से। तो जितना हमारे पास लैंग्वेज है, ये मतलब ये HTML है, CSS और जावास्क्रिप्ट है, ये तीन का तीनों जो है ना इसका जो इंटरप्रेटर है वो हमारा ब्राउज़र है। और सर्वर साइड में हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे सबका इंटरप्रेटर अपना वेरी करता है। मान लो जावा अगर यूज़ कर रहे हैं तो JVM हमारे पास होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो नोड इंस्टॉल होना चाहिए, PHP अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो Apache वेब सर्वर है उसके अंदर PHP का जो सपोर्ट है वो होना चाहिए। सिमिलरली अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हम जो वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं Apache या कोई और भी, उसके अंदर पाइथन का जो सपोर्ट है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तभी फिर क्या होगा कि ये सब प्रोग्राम वहाँ पे काम करेगा। तो वेब सर्वर इंस्टॉल होना एक अलग चीज़ है और उस वेब सर्वर में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट इंस्टॉल होना दूसरी चीज़ है। जैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक वेब सर्वर हो जिसपे कि सर्वर रन कर रहा हो लेकिन उसमें PHP का सपोर्ट नहीं हो, तो अब क्या होगा ना कि सर्वर तो काम करेगा लेकिन उस पर PHP का प्रोग्राम काम नहीं करेगा। हो सकता है कि उस पर PHP का सपोर्ट हो लेकिन पाइथन का सपोर्ट नहीं हो, तो फिर वो क्या करेगा कि PHP का प्रोग्राम तो काम करेगा लेकिन पाइथन का प्रोग्राम काम नहीं करेगा। अगर उस पर नोड इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर उस पर JS का प्रोग्राम नहीं काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो JS है वो JS एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज है। और ये जो जावास्क्रिप्ट हम देख रहे हैं ये हमारा जावास्क्रिप्ट एज ए क्लाइंट साइड है, दोनों में अंतर है। तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना है। तो हम लोग को क्या करना है कि स्टार्टिंग करना है पहले क्लाइंट साइड प्रोग्राम से, क्योंकि सर्वर साइड का जो भी प्रोग्राम है उसका मेन पर्पस होता है टू जनरेट ए प्रोग्राम रिटेन इन क्लाइंट साइड लैंग्वेज। तो नेचुरल है कि सर्वर साइड लैंग्वेज सीखने से पहले हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज आना चाहिए, ताकि जब हम सर्वर साइड का प्रोग्राम लिखने बैठे तो हम क्लाइंट साइड प्रोग्राम को जनरेट कर सकें। इस चीज़ को भी हम मेंशन करते हैं कि द मेन एम ऑफ सर्वर साइड प्रोग्राम is to generate a program of client side language। ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये मतलब एक प्रोग्राम जो है ना दूसरे प्रोग्राम को जनरेट करता है। तो हमेशा क्या होता है कि सर्वर साइड जो प्रोग्राम होता है ना वो क्लाइंट साइड के प्रोग्राम को जनरेट करेगा। सो नेचुरली while learning any server side language we must know the syntax of client side language so that we can write generate it। That is why we need to learn the client side language first। तो यही कारण है कि पहले हमको क्या करना है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज सीखना है। जब इस पे हमारा एक्सपर्टाइज हो जाएगा या कम से कम इसके सिंटैक्स से हम फेमिलियर हो जाएंगे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्वर साइड लैंग्वेज पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अब बाकी सर्वर साइड लैंग्वेज में का जो फीचर होता है ना वो मान के ये चलना है कि फीचर उसमें वही है जो फीचर बेसिकली C और C++ में है। हर जगह वही फंक्शन है, हर जगह वही एरे है, ठीक है, वही हर जगह वही वेरिएबल है, कांस्टेंट है,
डेटा स्ट्रक्चर है, सब कुछ वही है। बस क्या करना है कि उसी का डिफरेंट सिंटैक्स है, डिफरेंट उसका फॉर्मेट है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये सीखना है कि क्लाइंट साइड से हमारे पास जो रिक्वेस्ट आया हम कैसे उसको कैप्चर करें। कैप्चर करने के बाद सर्वर साइड लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसमें हम उस रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद फिर जो आउटपुट हमको जनरेट करना है ना, वो आउटपुट प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा, वो आउटपुट जो होगा वो फिर से एक प्रोग्राम होगा जो कि लिखा हुआ रहेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो वो उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट द कोड ऑफ HTML, हाउ टू राइट द कोड ऑफ CSS एंड हाउ टू राइट द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ताकि हम रिक्वेस्ट को फेस करके जब प्रोसेस कर लेंगे तो रिस्पॉन्स जो हम जनरेट करेंगे ना, वो रिस्पॉन्स हम कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन CSS का, ज़्यादा डिटेल में जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मेन टारगेट ये है कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एकदम फेमिलियर हो जाना चाहिए ताकि हम उसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकें। उसको हम चाहे तो क्लाइंट साइड भी यूज़ कर सकें और उसी को हम चाहे तो सर्वर साइड भी यूज़ कर सकें। और दोनों से अगर हम यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारा एक ही लैंग्वेज से दोनों पर्पस हमारा फुलफिल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितना भी लैंग्वेज है, मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी तरह का ऐप हम बना सकते हैं, क्योंकि इतना ना इसका लाइब्रेरी है और इसका फ्रेमवर्क है कि एक बार अगर सिंटैक्स समझ में अगर आ गया तो इसका कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी फ्रेमवर्क को यूज़ करना जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अपने से भी उसको पढ़ के समझ करके आदमी उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और जितना भी वेब ऐप है, मोबाइल ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है, हर तरह का ऐप हम चाहे तो उसको डेवलप कर सकते हैं। या किसी तरह का कोई गेमिंग का प्रोग्रामिंग करना है या कुछ और भी करना है, मतलब एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आज के डेट में जावास्क्रिप्ट जो है ना सबसे कॉमन कंपोनेंट हो गया हुआ है। और ये मान के चलना जाता है कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग अगर आता है तो इसका मतलब है कि उसको जावास्क्रिप्ट ज़रूर आता होगा, है ना। ये मतलब डिफैक्टो लैंग्वेज, एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की तरह इमर्ज कर गया है आज के डेट में, है ना। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ जाएंगे ना। एक दो क्लास कुछ क्लास लगाएगा जिसमें कि HTML, फिर कुछ क्लास में थोड़ा सा CSS, बाकी डिटेल अपने आप पढ़ लेना है और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट पे कंसंट्रेट करना है। तो आज जितना हम पढ़ा है ना उसका जो फाइल है उस फाइल को हम डाल देंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उस रिकॉर्डिंग को भी डाल देंगे यूट्यूब वाले पे, BRB वाला जो चैनल है उस पर डाल देते हैं। फिर उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, वहाँ से उसको एक्सेस कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास जो है फिर वेडनेसडे को सेम टाइम में फिर, ठीक है। अब यहीं से मीटिंग भी एंड कर लेते हैं।